The Delhi Sultan. Administration and consolidation under the Khaljis and Tughlaqs. Administration means how they rule, what were the policies which they have made, how they control the people, and how justice was done. And consolidation means to make something powerful than it was ever before. So in this topic we will see that how administration was run under the Delhi Sultans and how they consolidated their powers. So main consolidation of power was under the Khaljis and Tughlaqs. The consolidation of a kingdom as vast as Delhi Sultanate needed reliable governors and administration. In our previous video we have seen that Delhi Sultanate reached at peak, कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में दिल्ली सल्तनत फैल चुका था. तो इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए, इतने बड़े एरिया को चलाने के लिए सुल्तान्स को रिलायबल गवर्नर, रिलायबल मीन्स जिनके ऊपर वो भरोसा कर सके, गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत थी. Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governor, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called bandagan in Persian. तो अगर हम बात करें अर्ली दिल्ली सुल्तान्स और स्पेशली इल्तुतमिश की, तो उसने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े जो अमीर लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, उनको गवर्नर अपॉइंट करने की बजाय उसने अपने कुछ खास नौकरों को, जिसे उसने बाज़ार से ख़रीदा था. इट्स अ शॉकिंग. येस, अर्लियर पीपल वर ऑल्सो सोल्ड इन द मार्केट. तो उसके कुछ स्पेशल स्लेव्स थे, स्पेशल नौकर थे, जो मिलिट्री सर्विसेज के लिए ख़रीदे गए थे, जिन्हें पर्सियन में बंदागन कहा जाता था. तो इल्तुतमिश ने इन बंदागन यानी कि जो उसके खास खास लोग थे, उनको गवर्नर चूज किया. They were carefully trained to manage some of the most important political offices in kingdom. Since they were totally dependent upon their master, the sultan could trust and rely upon them. तो इन बंदागन्स को, स्पेशली जो परचेज्ड स्लेव्स थे, उनको स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो इम्पॉर्टेंट जो पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं, इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं जो किंगडम में, उसको अच्छे से संभाल सके. और क्योंकि ये खरीदे गए गुलाम थे, तो ये पूरी तरह से राजा के ऊपर डिपेंडेंट थे, इसलिए ये कोई गड़बड़ नहीं कर सकते थे. इसीलिए राजा जो है वो सुल्तान इनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर सकता था. The Khalji and Tughlaq continued to use bandagan and also raised people of humble birth who were often their clients to high political position. They were appointed as generals and governors. तो खलजी और तुगलक ने हमेशा यही ध्यान में रखा, बजाय ये कि ऊंचे लोगों को, बड़े लोगों को हाई पोस्ट पर रखने के लिए हमेशा वो थोड़े छोटे लेवल के लोगों को हाई पोजीशंस पर रखते थे. क्योंकि जो लोग नीची जाति के थे या थोड़े नीचे, जिनका इकोनॉमिक स्टेटस नीचे था, तो वो लोग थोड़े ज़्यादा हम्बल होते हैं, वो लोग ज़्यादा, हम उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं. इसीलिए खलजी और तुगलक ने बंदागन्स को एज अ जनरल्स और गवर्नर अपॉइंट किया. Slaves and clients were loyal to their master and patron but not to their heir. New sultan had their own servant. As a result, accession of a new monarch often saw conflict between the old and new nobility. अब ये जो स्लेव्स और क्लाइंट्स थे, क्लाइंट्स का भी वही मतलब होता है जो आदमी किसी के नीचे काम करता है. तो स्लेव और क्लाइंट्स अपने मालिकों से, अपने पैट्रन से, इट मीन्स कि जिन्होंने उनके ऊपर पैसा खर्च किया है, उन्होंने उनके ऊपर भरोसा किया है, वो उनके लिए तो बहुत लॉयल होते थे, लेकिन उनके बच्चों के लिए नहीं. इट मीन्स जब भी कोई नया राजा बनता था तो वो अपने पुराने नौकरों को हटाकर नए नौकर रखना चाहता था. तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जैसे ही कोई नया राजा बना तो हमेशा पुराने ऑफिशियल्स और नए ऑफिशियल्स के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहता था, क्योंकि हर राजा के अपने जो लॉयल ऑफिसर्स थे, जिनके ऊपर वो भरोसा कर सकता था, वो अलग अलग थे.
The patronage of these humble people by Delhi Sultan also shocked many elites, and author of Persian Tariq criticized the Delhi Sultan for appointing the low and base born to high offices. तो जब दिल्ली सुल्तान्स ने इस तरह लो लेवल के लोगों को ऊंची पोस्ट देना शुरू कर दिया तो उस समय के जो अमीर लोग थे, जो पहले हाई पोस्ट पर हुआ करते थे, उन्हें बहुत ही हैरानी हुई, बहुत ही उन्हें धक्का लगा। और पर्सियन त्वारिख्स में इस बात के लिए दिल्ली सुल्तान्स को क्रिटिसाइज भी किया गया है कि उन्होंने बड़े और अमीर लोगों को हाई पोस्ट पर रखने की बजाय गरीब और छोटे लोगों को बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया था। Like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq monarch appointed military commander as governor of the territories of varying size. These lands were called इक्तास and their holders were called इक्तादार और मुक्ति। तो पुराने सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक्स ने भी मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर अपॉइंट किया। इट मीन्स कि उन्हें एक एरिया ऑफ लैंड दे दिया जाता था और उस लैंड के से जो टैक्स कलेक्ट होता था, उस टैक्स के पैसे से उन्हें सोल्जर्स को मेंटेन करना होता था, सोल्जर्स को ट्रेन करना होता था, मेंटेन करना होता था, एक मिलिट्री प्रिपेयर करनी होती थी। और ये जो पीस ऑफ लैंड उन्हें दिया जाता था, उस लैंड को हम इक्ता कहते हैं और जिसे वो लैंड मिलती थी उसे इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। The duties of the muktis were to lead military campaigns and maintain law and order in their iktas. In exchange for their military services, the muktis collected the revenue of their assignment as salaries. तो इन मुक्तिस का मेन काम क्या था? मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना। इट मीन्स जहाँ जहाँ पर भी राजा की मिलिट्री जाती थी, कोई लड़ाई होती थी, तो ये मुक्तिस जो हैं वो इन मिलिट्री कैंपेन्स के लीडर हुआ करते थे। और साथ ही जो एरिया इन्हें दिया गया था जिसे हम इक्ता कहते हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये देखना कि वहाँ पर कोई रिबिलियन ना हो, लोग टैक्स पे करने से मना ना करें, वहाँ पर क्राइम ना हो, लोग परेशान तो नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। और इन मिलिट्री सर्विसेज के बदले में मुक्तीज़ को क्या मिलता था? मुक्तीज़ उस एरिया से टैक्स कलेक्ट कर सकते थे और वो टैक्स जो है वो मुक्तीज़ को मिलता था और मुक्तीज़ उस पैसे से सोल्जर्स को मेंटेन कर सकते थे। उनके नीचे जो लोग काम करते थे उनको सैलरी पे किया करते थे इस रेवेन्यू से। They also paid their soldiers from these revenues. Control over muktis was more effective if their office was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted. These hard conditions of service were rigorously imposed during the reign of अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन सुल्तान जो है वो इन मुक्तीज़ के ऊपर बहुत एक टाइट कंट्रोल रखा करते थे। अगर ये ऑफिस इनहेरिटेबल नहीं था, इनहेरिटेबल मीन्स कि अगर फादर से बेटे को नहीं मिला है, इट मीन्स कि पहले वो एरिया किसी और के पास था, आज वो एरिया किसी और के पास है। और स्पेशली उन मुक्तीज़ के ऊपर ज़्यादा कड़ी नज़र रखी जाती थी जिनको इक्तास थोड़े समय के लिए मिला है। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो इतनी हार्श थी कि कई बार मुक्तीज़ जो हैं वो इस एरिया को, इस काम को छोड़ना भी चाहते थे। अकाउंटेंट वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट्स टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज़। यहाँ तक कि सुल्तान्स ने इन मुक्तीज़ के ऊपर अकाउंटेंट अपॉइंट कर दिए जो पूरा हिसाब किताब रखकर राजा के पास खबर भेजते थे कि कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है। केयर वॉज टेकन दैट मुक्ति कलेक्टेड ओनली टैक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। और ये अकाउंटेंट सुल्तान को ये भी बताते थे कि मुक्तीज़ कहीं ज़्यादा टैक्स कलेक्ट तो नहीं कर रहे, क्योंकि मुक्तीज़ को कहा गया था कि वो सिर्फ उतना ही टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं जितना स्टेट ने कहा है और जितना उन्हें सोल्जर्स को मेंटेन करने के लिए चाहिए। अगर कोई भी मुक्ति ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश करता था तो ये अकाउंटेंट्स जो हैं वो उसी समय सुल्तान को इन्फॉर्म कर दिया
करते थे। As the Delhi Sultan brought the hinterland of cities under their control, they forced the landed chieftains and Samanta aristocrats and rich landlord to accept their authority. अब क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि धीरे धीरे उन्होंने हिंटरलैंड को भी अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया, तो उस हिंटरलैंड में जो अमीर लोग रहते थे, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे सामंत से, तो दिल्ली सुल्तान ने उन्हें भी फोर्स किया कि अब आपको हमारे अंडर काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, सामंत थे, ये राजा को कोई टैक्स पे नहीं किया करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में सारे लैंड रेवेन्यू को दोबारा से असेस किया गया और इन चिफिशियंस को भी कहा गया कि उन्हें भी राजा को टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये लोग राजा को टैक्स पे नहीं किया करते थे। द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। सम ऑफ द ओल्ड चिफिशियंस एंड लैंडलॉर्ड्स सर्व द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर एंड असेसर। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो सुल्तान ने कुछ स्पेशल अपने लोग रख रखे थे जो टैक्स के अकाउंट्स को बहुत केयरफुली चेक किया करते थे। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो उस समय कलेक्ट किया जाते थे। ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खर्च। कल्टीवेशन की एक खेती के ऊपर एक टैक्स लिया जाता था जिसे खर्च कहा जाता था, और वो था लगभग 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस। इट मीन्स कि अगर कोई किसान 100 किलोग्राम्स गेहूँ उगाता है, चावल उगाता है, तो उसका 50% 50 kg उसे राजा को एज अ टैक्स में देना पड़ता था। ऑन कैटल, अगर किसी के पास पशु होते थे तो उनके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता था। एंड ऑन हाउसेस, घरों के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था।